यस मैम। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा व्हाट इज मेथामोग्लोबिनिया। व्हाट इज दैट? इंक्रीज लेवल ऑफ मेथामोग्लोबिन, राइट? More than 1% found in the blood. What is methemoglobin? It is the oxyhemoglobin only. It is oxyhemoglobin only, but abnormal oxyhemoglobin. Abnormal क्यों? ये जो oxyhemoglobin है, it is formed at alveolar level. बट जैसे ये टिश्यू के पास पहुंचता है, इट शुड डिसोसिएट टू रिलीज ऑक्सीजन टू द टिश्यू सेल्स, राइट? बट ड्यू टू सम रीजंस, मेनली ड्यू टू एंट्री ऑफ नाइट्राइट्स इन अ ब्लड, जब हमारे ब्लड में नाइट्राइट्स अक्यूमुलेट होते हैं, यू नो, कंसंट्रेशन उनका बढ़ जाता है हमारे ब्लड में, तो ये नाइट्राइट्स इंटरफेयर करते हैं इस प्रोसेस में, डिसोसिएशन की प्रोसेस में। और इसलिए ये जो ऑक्सीहेमोग्लोबिन है वो अपना ऑक्सीजन छोड़ता नहीं, टिश्यू सेल्स को सप्लाई करता नहीं, फिर इसको बोलते हैं मेथामोग्लोबिन। एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ नाइट्राइट्स? एसिड रेन की वजह से जो नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस होता है वो वाटर बॉडीज में मिक्स होता है, वैसा पानी हमने पिया, हो गया प्रॉब्लम। Secondly, through the fertilizers used in the agriculture, fertilizers are absorbed by the plant bodies for their growth, and such plants only we eat, the chemical enters in our body. And third, food preservatives, you know, food preservation के लिए नाइट्रोजन गैस यूज किया जाता है, so that is methamoglobin. Next is SARS. Is it the disease? I think around the year 2012, 12 you know, 2002 sorry, in the year 2002, जैसे अभी हम कोविड की वजह से परेशान हैं, बट सार्स का इतना भी नहीं था, वैसे ये भी था पैंडेमिक्स, बट उसके ऊपर मेडिसिन डिस्कवर हुआ, सो इट कुड बी कंट्रोल्ड अर्लियर। इतना लंबा भी नहीं चला था सार्स जितना ये कोविड चल रहा है, ओके? तो सार्स इज आल्सो ड्यू टू कोरोना वायरस। स्टूडेंट्स, एक्चुअली कोरोना इज अ फैमिली ऑफ अ वायरस, जिसमें नया मेंबर ऐड हुआ पिछले साल कोविड-19 2019 में, कोरोना की फैमिली में एक और पैदा हो गया ड्यू टू जीन म्यूटेशन, ओके? ये भी चाइना की पैदाइश है। चाइना के जो बैट्स एंड सीवेट्स थे, व्हिच टू एनिमल्स, ये दो एनिमल बॉडीज में ये कोरोना वायरस पाया गया, एंड चाइना में ये एज अ फूड कंज्यूम करते हैं, तो ये फिर it entered through food chain, it entered into the human body and it started spreading the disease, okay? So कोरोना फैमिली के वायरस मेनली सिर्फ लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही अटैक करते हैं, सो इसके भी सिम्टम्स का कोल्ड, फीवर वही थे, ओके? तब भी मास्क लगाना पड़ता था। तुम कौन से स्टैंडर्ड में थे? 2002 तुम्ही बोनस नव्हते, ओके? मी तेव्हा पण होते स्कूलमध्ये, आम्हाला अक्षरशः क्लासरूम साफसफाई करा म्हटलं, तुमचं स्कूल तुमच्याकडे कारण स्टुडंट्सला तेव्हाही अलाउड नव्हतं स्कूलमध्ये बोलवणं, तेव्हा ऑनलाईन वगैरे, आय थिंक हार्डली 2 ते 3 महिने चाललंय फक्त नाटक, जास्त नाही, आणि तेव्हा स्टुडंट्स बऱ्यापैकी अलाउड होते, फक्त काहीतरी मला आठवतंय ॲज आय रिमेंबर, एक आठवडा 2 आठवडे फक्त स्कूल्स बंद होते, मग त्या टीचरला काम काय सांगायचं, फुकटचा पगार कसं द्यायचं, फाइन। तो सार्स ये है। नेक्स्ट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस, सीएफ का फुल फॉर्म है सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, ड्यू टू जीन म्यूटेशन हमारे बॉडी के ऑर्गन्स जो फ्लूइड सिक्रीशन का काम करते हैं, जैसे कि पैंक्रियास क्या सिक्रीट करता है, पैंक्रियाटिक जूस, राइट? फिर हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें कंटिन्यूअसली म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, व्हाट इज दैट म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नेजल कैविटी इज कॉल्ड, कल ही लिखवा के दिया, शिंडेरियन मेम्ब्रेन, यस? देखो जरा एक बार कल के पॉइंट्स में, पहला ही पॉइंट है, थी पहला के दूसरा, यस? सो शिंडेरियन मेम्ब्रेन क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नेजल चेंबर और द नेजल कैविटी। तो नॉट ओनली, अच्छा यहाँ की सिर्फ मेम्ब्रेन को शिंडेरियन मेम्ब्रेन बोलते हैं, बट स्टूडेंट्स यू नो दैट द एंटायर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट is lined with mucous membrane to secrete mucus,
so that when the air is passing down, the dust particles will stick to that mucus substance and the air will get filtered. Okay. Other than that, वेंट्रिकल्स में हमने रेगुलर लेक्चर में पढ़ा द कोरॉइड प्लेक्सस सिक्रीट्स सीएसएफ. तो ऐसे अलग अलग टाइप के फ्लूइड्स हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं, बट वो फ्लूइड की कंसिस्टेंसी नॉर्मल होनी चाहिए, उसका थिकनेस. वो ज्यादा लिक्विड भी, जैसे कि सीएफ शुड बी इन अ लिक्विड स्टेट होगी, उसकी विस्कोसिटी शुड बी वेरी वेरी लेस, राइट. म्यूकस की विस्कोसिटी एज कंपेयर्ड टू सीएसएफ शुड बी लिटिल बिट मोर, लिटिल बिट, नॉट मच. अब यहाँ पे एक से क्या बनाएगा. तो पैंक्रियाज में से पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है. द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैज म्यूकस सिक्रीशन, राइट. तो ये जो फ्लूइड सिक्रीट होते हैं बॉडी में, उनकी आई वाज टेलिंग कंसिस्टेंसी, विस्कोसिटी शुड बी नॉर्मल. बट सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, ड्यू टू जीन, एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय, सो सिक्रीशन ऑफ फ्लूइड बाय सच मेम्ब्रेन्स और ऑर्गन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ जीन. वो जीन में म्यूटेशन हो गया, जिसकी वजह से ये जो फ्लूइड सिक्रीट होते हैं, they are very thick, highly viscous. So will they have fluidity, much fluidity? No. They will cause stucking, obstacle, and that will result in the problem. जैसे कि अगर म्यूकस मेम्ब्रेन से जो म्यूकस सीक्रेट हो वो थिक सीक्रेट हो रहा है, will it form fibroids, गाठी बनते हैं, right? And it will block the airway. पैंक्रियाटिक जूस प्रॉपर्ली रिलीज नहीं हो पाएगा due to its blockages, due to its thickness, and food digestion will get affected. Are you understanding? Next is, ये हमने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा है, रेस्पिरेटरी कोशेंट. You tell me the formula. फक्त फुल फॉर्म is लक्षित रहेगा. Yes. Amount, or you can say volume of CO2 released during exhalation upon volume of oxygen consumed during, right. तो अगर volume of O2 taken and volume of CO2 given is equal, what will be the value of RQ? And is it for carbohydrates? For carbohydrates the value of respiratory quotient is 1, but for proteins and fats it is less than 1. For fats it is around 0.8 and for proteins it is 0.7. Okay, right. And ये वाला टॉपिक हमने टीचर में बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ा है. नहीं याद आ रहा है तो आज घर जाके इसके नोट्स खोल के देखो. ओके, नोट्स को भी अच्छा लगेगा, कोई तो हमें पढ़ रहा है ना. So these were all the extra points, about 14 points other than the, मतलब related to the topic. अब अगला point है respiratory disorders. एस्थमा, एम्फाइजेमा एंड ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स. तो सबसे पहला विल टॉक अबाउट एस्थमा. एस्थमा में क्या होता है स्टूडेंट्स? द एयर ट्रैक्ट इज फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स टिल द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, राइट. टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स देन ओपन इनटू रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं कि डक्ट होता है, and each respiratory duct then opens into 2 to 3 alveolar sacs. Okay, तो जो bronchioles तक हमें बात करनी है, bronchioles are supplied with muscles for contraction and relaxation, so they regulate the diameter of the air pathway. Are you understanding? तो एस्थमा में क्या होता है? अब एस्थमा के बहुत सारे रीजंस हैं. इट कैन बी एलर्जिक एस्थमा, इट कैन बी जेनेटिक एस्थमा, okay, it can be occupational asthma also.
समझ में आ रहा है? मतलब किसी ऐसी जगह पे आप जॉब कर रहे हो जहाँ पे ब्रीदिंग के थ्रू बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स जा रहे हैं, ओके, मेनली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब उससे मेनली कॉज होता है एम्फाइजेमा मोस्टली, बट एस्थमा प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो एग्जैक्टली क्या होता है? इन एस्थमा द मसल्स which causes the contraction and relaxation of the bronchi and bronchioles gets excited, overexcited. Due to overexcitation, they cause more constriction of the bronchioles, so diameter decreases and the passage of air decreases, so the person feels suffocated, uncomfortable because of getting short of oxygen. And students, just do this activity, पेपर के 2 पीस करो, एक के ऊपर एक रखो, उसको थोड़ा ज्यादा फोल्ड करके एयर ब्लो करो, आवाज नहीं आएगी, उसका डायमीटर कम रख के एयर ब्लो करो, यू विल फाइंड अ whistling sound. Are you understanding? So जो अस्थमा पेशेंट है, जब वो ब्रीथ इन एंड आउट करता है तो whizzing साउंड आता है. Now understood why? क्योंकि constricted passage में से एयर जब पास करता है, that sound is produced. Got it? So that is asthma. Next is emphysema. It is inflammation of the lungs, mainly of the walls of the alveoli. Especially the person who does heavy smoking, active smoking may suffer, may not, will suffer emphysema. Right? So alveoli के walls gets damaged, so they cannot hold the enough oxygen. So the blood circulation doesn't get the enough oxygen. So the person feels restless, एनर्जीलेस, क्योंकि जितना कम ऑक्सीजन बॉडी को मिलेगा उतना एनर्जी प्रोडक्शन कम होगा. समझ में? एंड बाकी बचे ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स. दीज आर द डिसऑर्डर्स टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्यू टू द काइंड ऑफ जॉब दे परफॉर्म. सिंपली जो फ्लोर मिल में काम करता है, पिठाची गिरनी, राइट, वहां पे भी जो काम करता है उसको एट द एंड ये प्रॉब्लम सफर करना पड़ता है, एम्फाइजेमा या अस्थमा. Somewhere these fine particles of the floor through breathing which are entering inside the lungs, वो alveolar wall को डैमेज कर सकते हैं, एम्फाइजेमा में कन्वर्ट हो सकता है, राइट. जो कोल माइन वर्कर्स है, यू नो, दे गेट द प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक लंग्स, ब्लैक लंग डिसऑर्डर. उनके alveola में इतना ज्यादा कार्बन पार्टिकल जाके डिपॉजिट हो जाते हैं कि उनका लंग्स, प्लस जो हैवी स्मोकिंग करते हैं उनका लंग्स निकाल के स्क्वीज किया तो इट विल गिव आउट टार, डांबर. Yes, you know that. मूवी देखने नहीं जाते क्या थिएटर में? सबसे पहले वही दिखाते हैं. ओके, समझ में आया? सो ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर में सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, ऐसे भी. सिलिकोसिस किसको होता है? जो सैंड मिल में काम करते हैं ना, सैंड पार्टिकल्स को कलेक्ट करने, या स्टोन मिल में काम करते हैं, बड़े बड़े पत्थर को ब्रेक करने का काम करते हैं. तो फाइन पार्टिकल्स ऑफ सिलिका, यू नो, सैंड में से, सॉइल में से, रॉक में से एंटर इन द respiratory system and causes damage to the lungs. Got it? Yes. Okay. So इतना पहला सब लिख लेते फटाफट. Okay. See here everyone. Stop writing. Pay attention. So students, let us see the process of regulation of ventilation, that is breathing. You know, normally at resting position we breathe 12 to 16 times per minute. But when we are running, do we breathe with the same rate? Or do we breathe faster? Okay. Now whenever you are talking a long sentence at one breath, do you hold your breath and still you are talking? There also you are altering the pattern or rate of your breathing. When you are very much emotional and crying, you know that ऐसा करके हम वो पैटर्न अल्टर कर रहे हैं. तो ये सब जो रेगुलेशन हो रहा है ब्रीदिंग का, नॉर्मल कब करना है, फास्ट कब करना है, स्लो कब करना है, कंट्रोल कब करना है, ये ऑल इज अंडर द टू कंट्रोल्स, दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल. सो लेट अस टॉक अबाउट न्यूरल कंट्रोल. The neural control is under the two regulations, that is respiratory center and cerebral and limbic system control. So let us talk about respiratory centers. सबसे पहला, what are respiratory centers? These are the group of special neurons which on receiving stimulus controls the pattern of breathing. Fast चाहिए तो fast, slow चाहिए तो slow. तो यहाँ पे दो रेस्पिरेटरी सेंटर्स है, एक होते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा में और दूसरा होते हैं पॉन्स कोरोनी में. यहाँ पे लिखा नहीं है.
So pneumotaxic areas are in pons boroli. ये नोट्स में ऐड करो आप, फोटो में नहीं होगा बट प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू ऐड. तुम्हारा यहाँ पे लिख के हो गया तो इधर अब भी ऐड कर दो. pneumotaxic areas are in the pons boroli. इधर लिख के देने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी नाम में ही है medullary rhythmicity area. ओके, उतना ऐड कर दो. So students, medulla oblongata of the brain has two centers. You know, medulla oblongata is kind of like this conical region which continues into spinal cord. So it has one inspiratory center and one. When in the body, you tell me, when in the body, body means in the blood, oxygen PO2 is less and PCO2 is more. तो क्या होगा? Exhalation will be followed by deep inhalation. Inhalation time will be more as compared to exhalation to get more and more oxygen. Are you understanding? तो inspiratory area है suppose. क्या है? अगर ये stimulate हुआ तो rate of breathing in will increase. And अगर ये inhibit हुआ तो rate of breathing in will be shorter and exhalation will be longer. Are you understanding? So medulla oblongata has two such respiratory centers. One is inspiratory area and other is they are rhythmic. We know that inhalation is followed by only, right? हम inhalation तो inhalation या exhalation तो exhalation ही नहीं करते. It's written rhythmic alternate process. That is why they are called as medullary rhythmicity area. वो rhythm में काम करते हैं. Okay, proper sequence में. So they are to control the basic rhythm of respiration. जो हम normal breathe करते हैं वो इसके अंदर होता है, इसके control में होता है. समझ में? That is 12 to 16 times per minute. So they are to control basic rhythm of respiration. It has inspiratory and expiratory areas. Right? Understood? इसके अलावा स्टूडेंट जब हम chemical control पढ़ेंगे तो medulla oblongata में ही chemoreceptor areas क्या है? कीमोसेंसिटिव या कीमोरिसेप्टर एरियाज भी है जो अल्टीमेटली इनके साथ कनेक्टेड है, मेनली इंस्पिरेटरी सेंटर के साथ कनेक्टेड होता है. दैट विल अंडरस्टैंड दैट. ओके, तो नेक्स्ट इज न्यूमोटैक्सिक एरियाज व्हिच आर फाउंड इन pons boroli just above the medulla oblongata. Now here students, it transmits the inhibitory impulse to the मतलब pons boroli का जो rhythmicity area है, it is sending a impulse, nerve impulse to inhibit the action of inspiratory areas, because of which it shortens our rate of inhalation and alters the pattern of breathing. समझ में आया? नॉर्मली अगर आप 4 सेकंड्स लेते हो ब्रीद इन करने में, लेकिन अगर pons boroli का मैकेनिज्म एक्टिवेट हुआ विद इन 2 सेकंड्स यू ब्रीद इन. नॉर्मली जब हमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, our rate of breathing becomes faster, especially in the small kids. Just observe it if you're having small kids around or in home. उनको अगर सर्दी खांसी होगी तो वो बहुत जोर जोर से ब्रीदिंग करते हैं. जोर जोर से मतलब रैपिडली ब्रीद इन एंड आउट करते हैं. समझ में आया? सो न्यूरल कंट्रोल में सेकंड पार्ट इज सेरेब्रल एंड लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल. स्टूडेंट्स हमने मतलब आज एंड कल के लेक्चर में ही पढ़ा है कि हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, डू दे कंट्रोल आवर इमोशंस, एंगर, हेट, लव, यू नो, ये जो इमोशंस है ये इनके कंट्रोल में होते हैं. एंड एज दे आर कंट्रोलिंग आवर इमोशंस व्हेन वी आर अंडर इमोशनल ट्रॉमा, so that time to alter the breathing pattern is under limbic system and hypothalamus का control. पहले ये वाला पॉइंट बता रही हूँ. नर्व इंपल्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम स्टिमुलेट्स रेस्पिरेटरी सेंटर्स ऑफ मेडुला एज वेल एज pons के रेस्पिरेटरी सेंटर्स को जाके स्टिमुलेट करता है टू गिव इमोशनल स्टिमुलाई टू अल्टर रेस्पिरेटरी पैटर्न और रेट. राइट? जैसे कि व्हेन वी आर लाफिंग और व्हेन वी आर क्राइंग वी नीड टू होल्ड अ ब्रीथ सम टाइम. सो इट्स अंडर दैट कंट्रोल. The next is connections of the cerebral cortex. We have studied the outer region of the cerebrum is cerebral cortex, which is a gray matter, and the deep region is white matter, that is cerebral medulla. The cerebral cortex is connected to the respiratory centers through the nerve connections, right?
So they are connected with the respiratory centers and can voluntarily alter our, क्योंकि cerebrum क्या है, voluntary actions control कर रहा है. वैसे देखा जाए तो breathing is a involuntary process, but sometimes voluntarily we can control. जैसे मैंने अभी बोला 1 minute hold your breath, you will do that. brain सोचेगा, signal भेजेगा, centers को control करेगा, breathing you can hold. Is it voluntary control or the breathing? Voluntary change in the pattern of breathing. समझ में? तो ये दोनों क्या करते हैं? नॉर्मल इनवॉलेंटरीली जो ब्रीदिंग का रेट चल रहा है वो कंट्रोल करते हैं. ये वॉलेंटरीली ब्रीदिंग का पैटर्न चेंज करना है तो ये फंक्शन में आते हैं. बट बोथ आर न्यूरल कंट्रोल्स. अंडरस्टूड? एनी डाउट? नेक्स्ट इज chemical control, which is done with the help of chemoreceptors. Now chemoreceptors are also special neurons that receives the chemical signals, chemical stimulus, especially hydrogen ion concentration and partial pressure of carbon dioxide. अगर ब्लड में हाइड्रोजन आयंस इंक्रीज, स्टूडेंट्स ये तभी होता है जब CO2 फॉर्म होता है, हाइड्रोजन आयंस आर इंक्रीज, राइट? हमने बाइकार्बोनेट आयंस को प्रोसेस पढ़ा है. सो that time, due to increase in the carbon dioxide and hydrogen ion concentration in the blood goes and stimulates this chemoreceptors. Are you understanding? तो यहाँ पे chemoreceptors दो टाइप के हैं. Central chemoreceptors located in the central part of the body and peripheral chemoreceptors located in mainly in the aorta. What is aorta? The largest artery that carries blood away from the heart. अब हार्ट में से जो ब्लड बाहर जा रहा है, बॉडी को सप्लाई हो रहा है, वो कहीं ना कहीं जाके इन कीमोरेसेप्टर्स को भी सप्लाई होगा. एंड उस ब्लड में अगर CO2 and H+ ज्यादा है तो ये कीमोरेसेप्टर्स गेट्स activated and they send signals to the respiratory centers to make the necessary alteration in the pattern of breathing. समझ में आया? So these are the specialized neurons that alter respiration rate or pattern under stimulation of certain chemicals such as PCO2 and hydrogen ion concentration. Central chemoreceptors, these are chemosensitive areas of, मैंने बताया ये है chemosensitive area. इसको भी ब्लड सप्लाई हो रहा है, जो ब्लड सप्लाई कर रहा है उसमें CO2 और ऑक्सीजन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वो जाके किसको स्टिमुलेट करेंगे? Respiratory centers. Are you understanding? So they are connected to respiratory centers. Increase in PCO2 and H+ increases the rate of. मतलब students जब मेड्यूला के कीमोरेसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, is it a central receptor in the central part of the brain? तो वो इंस्पिरेटरी सेंटर को एंड एक्सपिरेटरी सेंटर को एक्टिवेट, ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्सेल आउट करके CO2 बाहर फेंका. समझ में आया? ओके. एंड द लास्ट peripheral chemoreceptors, they are located in the aortic arch and carotid artery. ये दोनों aorta के पार्ट है. We have studied aorta is ascending aorta and descending aorta. ये हार्ट में से निकला, ये वाला पार्ट है ascending aorta, ये वाला पार्ट है aortic arch and ये है. Are you understand? तो जो aortic arch है यहाँ पे है chemoreceptors and इससे ही carotid artery निकलता है, left common carotid artery and all that. तो उसमें भी है chemoreceptors. Are you understanding? So they are found in the aortic arch and carotid artery. These chemoreceptors in these parts are known as carotid and aortic bodies. They also detect the presence of whether it is normal or more, that is abnormal. They will also stimulate the respiratory centers accordingly to alter the rate of breathing. समझे? इसके अलावा एक लास्ट भी है, hearing brewer's reflex. Just finish it with that. It is also responsible for regulation of ventilation, hearing,
Brewer's reflex. It's a kind of reflex action where the brain is not involved to think and take the action. It has to be done without thinking immediately. अब ये कब होता है? See, during inhalation, what happens to the lungs? Do they deflate or inflate? Deflate means empty lungs. Inflate means lungs filled with air. So due to inhalation, does it cause inflation of lungs? अब there should be limit of taking in air ना, वो inflate हो रहा है. One time will come that the lungs muscles will get stretched, and still if you are inhaling the air, will it burst? Do we want that to happen? No. इसीलिए in the wall of the lungs there are stretch receptors. Who are they? So जैसे ही lung एक limit तक inflate हो गया, the muscles will get stretched. So who will get activated? The stretch receptors activates and sends stimulus to inhibit which center? अब तुम बताओ. अब इंस्पिरेशन बस हो गया ना, कि ऑलरेडी इन्फ्लेट हो चुका है. Send the stimulus to inhibit of medulla and will activate. समझ में आया? To exhale out the air and to bring back the lungs to normal. समझ में आया? So hearing Brewer reflex, what does it do? Does it prevent overinflation of the lungs and prevents the lungs from getting burst? Understood? तो ये पूरा टेबल लिखने के बाद ये भी लिखना है. Okay? So students, we are done with this chapter.